मॉर्निंग फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में लेकर आए हैं हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजनीतिक जगत की हर हलचल होगी आपके लिए, आपको बताएंगे आपके शहर का क्या है हाल। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां पर डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। और इस बार पैरोल 21 दिन की दी गई है। इससे पहले भी कई बार राम रहीम को पैरोल दी जा चुकी है। तो बड़ी खबर है, रोहतक जेल से राम रहीम सिरसा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर राम रहीम से जुड़ी हुई, इससे पहले भी आपको मालूम है, हालांकि इस पूरे मसले पर सियासत भी खूब हुई है, लेकिन एक बार फिर से राम रहीम को अब मिली है पैरोल 21 दिन की। तो आपको बता दें कि 21 दिन की पैरोल दी गई है राम रहीम को। इससे पहले भी कई बार उनको पैरोल दी जा चुकी है। आपको बता दें कि जब उनका जन्मदिन भी आया था, उस दौरान भी उनकी तरफ से पैरोल मांगी गई थी, लेकिन उस दौरान उनको पैरोल नहीं मिल पाई थी। और अब राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली है। 16 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम, और अब एक बार फिर से 21 दिन की ये पैरोल मिली है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर मराठी विवाद किसी से छुपा नहीं है। और अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर सियासत भी होनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर के मराठी सीखने को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता वारिस ने इसे ऑटो ड्राइवर का उत्पीड़न करना करार दे दिया है। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2-2.5 पेनल्टी मार रहे हो। कहां से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपया कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रिन्यू सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपया कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो, ये गरीब लोग हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें निरुपम ने ऑटो और टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा की सख्ती और आरटीओ की कार्रवाई में नरमी बरतने की मांग की है। साथ ही मराठी के नाम पर ऑटो ड्राइवर पर हो रही सख्ती पर ऐतराज भी जताया है, जिस पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने उद्धव गुट को भरोसा दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी गलत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऑटो ड्राइवर के लिए मराठी भाषा विवाद के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है। मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ऑटो ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए और वक्त दिया जाएगा। टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा है, उससे आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक जंग देखने को मिल सकती है।
बड़ी खबर है, हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि स्कूल्स में हिजाब की अनुमति नहीं है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि जो यूनिफॉर्म स्कूल के अंदर निर्धारित की गई है सबको उसका पालन करना होगा और यूनिफॉर्म ही सभी लोगों को पहननी पड़ेगी। हिजाब को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों पर काफी आपको याद होगा कि घमासान छोड़ा कर्नाटक से इसकी शुरुआत होती है, उसके बाद अब जो पूरा मामला सामने आया है वो यूपी से सामने आया है, जहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना जरूरी है। धार्मिक आस्था के आधार पर स्कूल ड्रेस कोड से अलग रहने की छूट नहीं दी जा सकती। और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से, चूंकि धार्मिक आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है किसी भी स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने को लेकर। बिल्कुल, देखिए इससे पहले कर्नाटक में आपको याद होगा कि हिजाब को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था। हालांकि वो 3 और 1 का निर्णय था उसमें, लेकिन इस बार जो हाईकोर्ट की प्रयागराज बेंच ने जो निर्णय दिया है उसने बहुत साफ कहा है कि किसी की धार्मिक आस्था से यूनिफॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी माना है कि इस्लाम में हिजाब जो है वो धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, मतलब आप धर्म के आधार पर हिजाब पहनना चाहेंगे और वो भी यूनिफॉर्म स्कूल में, तो वो उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। जो यूनिफॉर्म डिसाइडेड स्कूल्स के होते हैं उसको आप पहनेंगे, क्योंकि ये कोई धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, इस लिहाज पर इसे परमिट नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ा फैसला इस लिहाज से इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से हिजाब को लेकर हमें देखा अक्सर विवाद होता रहा है, तो आप हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से कम ये विवाद तो नहीं होगा कि कोई यूनिफॉर्म के साथ आप हिजाब पहन सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूल ने जो यूनिफॉर्म डिसाइड किया है आपको वही यूनिफॉर्म पहनना होगा, क्योंकि हिजाब कोई इस्लाम के लिए जरूरी हो और वो धर्म के लिहाज से बहुत जरूरी हो, ऐसा नहीं है। एक प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं, लेकिन ये धार्मिक प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं मानता और इसी आधार पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। और जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो एक रूपता बहुत जरूरी और इसी वजह से कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनोद। और चलिए रुक करते हैं अब राहुल गांधी के उस बयान का जो कि उन्होंने मनुस्मृति को लेकर दिया था, लेकिन इसके ऊपर अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हमला किया गया है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर मनुस्मृति के आड़ में गुमराह करने का आरोप लगाया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी तादाद में लड़कियां भी शामिल हुई थीं। उस मंच से नेता विपक्ष ने लड़कियों की आजादी की वकालत की थी, लेकिन अपने सियासी एजेंडे के तहत उन्होंने मनुस्मृति का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया है। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन राहुल का मनुस्मृति पर दिया बयान सुनाते हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. राहुल गांधी का मनुस्मृति पर दिया ये वही बयान है जिसकी गूंज अभी तक सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है और उस पर काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। इस बार यूपी के सीएम ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है।
लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी का राहुल पर हमला यहीं पर नहीं रुका। आगे बढ़ते हुए यूपी के सीएम ने नेता विपक्ष को मनुस्मृति को जानने के लिए अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण पढ़ने की नसीहत दे दी। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है। बता दें कि सीएम योगी सोमवार को रायबरेली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मनुस्मृति पर राहुल के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के सुकमा में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। भेजी थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में नक्सली डंप का खुलासा हुआ है। यहाँ पर 23 हथियार और 447 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान नक्सलियों के एक डंप का खुलासा हुआ, जहां छिपा कर रखा गया था हथियारों का बड़ा जखीरा, गोला बारूद और भारी मात्रा में विस्फोटक। मामला भेजी थाना के ग्राम भंडार पदर के जंगल पहाड़ी इलाके का है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। तलाशी के दौरान नक्सलियों का डंप मिला और जैसे जैसे सामान बाहर आया, बरामदगी का आंकड़ा बढ़ता गया। डंप से कुल 23 हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें SLR 315 राइफल, 410 मास्केट, 6 BGL लॉन्चर और 12 बोर राइफल समेत कई हथियार शामिल हैं। इसके अलावा SLR, इंसास 303, 315 और 12 बोर हथियारों के कुल 447 जिंदा राउंड भी बरामद हुए हैं। उसी हिसाब से जो हमें एक इनपुट मिला था, उसके ऊपर हम लोग भंडार पदर जो भिज्जी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का क्षेत्र जो किस्तराम कोंटा एरिया कमेटी जो थी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, उस एरिया में जब हम लोग का सर्चिंग गश्त चला था, उसी दौरान हमें ये जो डंप है वो बरामद हुआ है। डंप के अंदर SLR 315 राइफल, 410 मस्केट, BGL लॉन्चर, BGL शेल्स, बाकी जो अन्य जो वेपन्स हैं उसके बहुत सारे कारतूस, ये सब चीजें बरामद हुई हैं। सुरक्षा बलों को यहाँ सिर्फ हथियार और कारतूस नहीं मिले, बल्कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। तलाशी के दौरान 240 जिलेटिन स्टिक और 18 किलो गन पाउडर मिला। इसके साथ ही 5 देसी हैंड ग्रेनेड और बड़ी संख्या में BGL सेल भी बरामद किए गए। बरामदगी की ये तस्वीरें बताती है कि जंगल में नक्सलियों ने कितना बड़ा हथियार और विस्फोटक भंडार छिपा रखा था। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली खुफिया जानकारी और उसके आधार पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और बरामद सामान की जांच की जा रही है। कोई मुंडन करा रहा है
तो कोई लेटकर प्रदर्शन कर रहा है। वीडियो छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की सेकंड लिस्ट और 1600 रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ अभ्यर्थियों की बातचीत के दौरान बहस हुई। इसके बाद विजय शर्मा बातचीत के बीच से ही निकल गए। लेकिन अब वो अंतिम निर्णय तो कैबिनेट के ना भाई, और खैर मुख्यमंत्री जी टीम बनाए है ना भाई। मैं तो कहे हो कि आप वो टीम के पास मिलो, आप मुख्यमंत्री जी के पास मिलो, मैं लेके जाऊं भाई इसी की। तो अब वाला अगर मोला लगते कि कहीं राजनीतिक प्रेरित ना हो जाए, एक हर्षिया हो गए हो है भाई, तेल का करबे देख स्थिति में कहा। वहीं अभ्यर्थी सरकार को साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। हालांकि छात्र अब भी सीएम विष्णुदेव साय से अपील कर रहे हैं कि पुलिस के खाली पदों को भरा जाए। अपने कार्यकर्ताओं के लिए 1 से 2 घंटा दे दिए और हमारे बीच आया तो 10 मिनट बस दिए और उसके कार्यकर्ता बोलने लगे, गृह मंत्री से बात कर रहे थे, बट उनके कार्यकर्ता चिल्लाने लग गए थे कि आप राजनीति कर रहे हो, हम युवा है, राजनीति कहाँ करेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने कैबिनेट में विषय रखा है, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, लेकिन अभ्यर्थी इस तरह जिद पकड़कर बैठेंगे तो समस्या है। एक वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जारी हो, लिखकर राज्य सरकार में बात रख चुका हूं, लेकिन अंतिम निर्णय तो कैबिनेट का है। मुख्यमंत्री ने समिति भी बनाई है। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि 15 की टीम बना लो और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो छात्रों के हर विषय को सुनने और बातचीत के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 500 बीएलओ का आज सीसी में संवाद होने वाला है। ज्ञानेश कुमार तमाम चीजों को लेकर के मंथन करेंगे। आज दूसरा रोज है जब वो यूपी में मौजूद है और जाहिर है कि जो भी चुनावी स्टेट होता है वहां पर यहाँ पर दौरा होता है और जाहिर है कि अब इसको लेकर के तमाम तैयारियों पर मंथन हो रहा है। जमीन अनुभव और सुझावों पर चर्चा होगी। तो ग्राउंड पर जाकर जो भी दिक्कतों का सामना बीएलओ को करना पड़ता है, उन सभी को लेकर चर्चा आज की जानी है, उनका समाधान निकाला जाएगा। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव है, जिसकी तारीख हर गुजरते महीने के साथ नजदीक आती जा रही है, जिसको देखते हुए सत्ताधारी बीजेपी, यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियां चुनावी मिशन में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग भी सूबे में चुनाव को लेकर इलेक्शन मोड में आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए यूपी में हैं, जिनके दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें वो आज अहम बैठक करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब अर्थात चुनाव से संबंधित साक्षरता क्लब, जो चुनाव आयोग की परंपरा रही है, उसको सशक्त रूप से और एक प्रोएक्टिव रूप से ढालने का एक प्रयास चुनाव आयोग ने किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजधानी लखनऊ में 500 बीएलओ के साथ सीधा संवाद करेंगे, जिसमें लखनऊ और उसके आसपास के जिलों के बूथ लेवल अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में बीएलओ के जमीनी अनुभव और सुझावों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने पर मंथन किया जाएगा। बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा दें और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इससे पहले सोमवार को लखनऊ पहुंचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जेन जी के साथ यानी युवा वोटरों के साथ डायरेक्ट डायलॉग किया। ज्ञानेश कुमार ने उस कॉलेज का भी दौरा किया जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। इस कॉलेज ने जो जो चीजें हमें सिखाई वो मुझे अपने जीवन में आगे बहुत काम आई। यहाँ के बच्चों से संवाद करते समय मैंने उनको बताया शायद जीवन का ये समय होता है जहाँ आपके अंदर कॉलेज बहुत सारी चीजें देता है,
देने वाले इतने अच्छे टीचर्स होते हैं, स्कूल का वातावरण इतना अच्छा होता है, उन विचारों को लेने वाला होना चाहिए। और इन बच्चों के संग संवाद करके बहुत अच्छा लगा। वो भी एक दौर था। लखनऊ के बाद मेरठ और वाराणसी में भी क्षेत्रीय सम्मेलन होंगे, जिसमें यूपी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। चलिए अब आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि मिल रही है यूपी चुनाव से ही मद्देनजर। मायावती के भतीजे आज सियासी दमखम दिखाने वाले हैं, तो इन दोनों की तरफ से सियासी दमखम आज दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि दनकौर में आज सुबह 10 बजे से आकाश आनंद की सभा होने वाली है और उनकी तरफ से बात कही गई है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनके समर्थन में जुटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में अब नोएडा की सियासत का ट्रेलर दिखने लगा है, जिसकी राजनीतिक शुरुआत सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा कर उस मिथक को धूल धूसरित कर दिया था, जिसमें ये कहा जाता था कि यूपी का सीएम कहते अगर किसी ने नोएडा का दौरा किया तो अगली बार उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती थी। लेकिन योगी जब से सूबे के मुखिया हैं, तब से कई बार नोएडा का दौरा कर चुके हैं और लगातार 9 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, जिसके जरिए वो अपने विरोधियों पर भी हमला बोल चुके हैं, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नोएडा की पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली है। यहां से वो भी पिछले दिनों बड़ी सभा कर चुके हैं। इसके बाद बीजेपी ने भी दादरी में शक्ति प्रदर्शन किया और अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज दनकौर में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीएसपी जिले में अपने पुराने सियासी गढ़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मंच से जेवर विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनाव मिशन को लगातार धार दे रही है। सोमवार को पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव ने राजधानी लखनऊ में अपने भतीजे और एसपी चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें संगठन के कामकाज और यूपी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग झूठ बोलते हैं और फालतू की बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं यूपी में बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर राजभर का बड़ा बयान देखने को मिल सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं पीडीए फॉर्मूले के बारे में, जो अखिलेश यादव का अब बहुत ही ज्यादा सियासी घमासान मचा रहा है। पीडीए पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। हर दिन पीडीए को लेकर के नए नए हमले हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट। अखिलेश यादव के पीडीए पर जवाब देने के लिए सांसद अवधेश प्रसाद सामने आए और सीएम योगी आदित्यनाथ के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने यूपी में पीडीए की लोकप्रियता बढ़ने का दावा किया और कहा कि अखिलेश की लोकप्रियता से मुख्यमंत्री योगी डर गए हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। बाबा बहुत चिंतित हैं। सबसे ज्यादा अगर डर उनको है, परेशानी है, तो अखिलेश जी की लोकप्रियता और पीडीए के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ही उनको सताए है और चुनाव भी नजदीक है, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 50 सीट मिलना मुश्किल होगा। 27 के चुनाव में पूरी तरह से बाबा की सरकार का सफाया हो जाए। लखनऊ से एसपी सांसद ने हमला किया तो इसका उत्तर मुख्यमंत्री योगी ने रायबरेली की एक सभा से दिया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासन में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सफाई सिंडिकेट को सम्मान मिले। बहनों और भाइयों, इस सफाई सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था
गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था, दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता और विपक्ष की ओर से हमले भी तेज हो रहे हैं।